आगे वो एन स्पेस की बात करते हैं। एन स्पेस के अंदर आ जाएगा कि आपके पास एन की पावर, यानी पहले तो आपके नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो एन स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास एन, यानी आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स, जो वेक्टर कंपोनेंट्स होती हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। 2 की बात करें तो 2 होते हैं, 3 है तो जो n है वो ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 जो भी हो, लेकिन सबके अंदर जो सॉल्व करने का मेथड है वो सबका सेम ही होता है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल 4 n 4 आ जाता है, n की पावर 4 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसके 4 कंपोनेंट्स होंगे, v1 v2 v3 v4 होंगे। इसी तरीके से आपने इसी तरह से अगर आपने उसका वेक्टर पॉइंट, उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो आप इसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके करने से आप उसके क्या निकाल सकते हो, वेक्टर के जो है वो पॉइंट जो है वो निकाल सकते हो। या क्या ऑपरेशन है ये आप लोग खुद एक दफा देख लेना। अगर इसमें कोई चीज ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ये सिंपल सी चीज है, इक्वल वेक्टर्स हैं तो क्या होंगे, सम करोगे दो वेक्टर्स का तो वो किस तरह से होगा। इसके अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग को ना समझ आए। इन केस अगर नहीं समझ आई तो वो आप लोग मुझसे ट्राई करना और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग मुझसे ये चीजें पूछ लेना। अच्छा, अभी आ जाते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूजिंग कंपोनेंट्स। यानी आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी जो है आप कंपोनेंट्स को यूज करते हुए परफॉर्म जो है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास दो वेक्टर्स हैं v और w है, तो दो वेक्टर्स को आपने v प्लस w करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जो है वो आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। वेक्टर्स के अंदर आपके पास जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करो, u प्लस v करो, तो वो किसके इक्वल आता है, v। यानी आप v के अंदर u ऐड करो या u के अंदर v ऐड करो, उनके कंपोनेंट्स को, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करो, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर प्रूव होता है कि अगर आप तीन वेक्टर्स को ऐड करते हो, उनको किसी भी ऑर्डर के अंदर ऐड करो, तो उनका रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को ऐड करो या जीरो वेक्टर के अंदर वो दूसरा वेक्टर ऐड करो, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, यू वेक्टर ही आएगा। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपके पास हमेशा जीरो वेक्टर ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स को पहले स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तब भी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आता है। तो इसी तरीके से अगर आप दो कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करते हो, पहले 2 + 3 किया और उसको एक फैक्टर यू से मल्टीप्लाई किया, या आप उन कांस्टेंट नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, तब भी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से यहाँ जैसे एडिशन के अंदर, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि पहले आप एक वेक्टर को नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करो, या फिर इकट्ठे मल्टीप्लाई करने से वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तब भी रिजल्ट दोनों का क्या आता है, सेम आता है। इसी तरीके से अगर आप एक वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट हमेशा वो यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर इटसेल्फ ही आएगा। यानी किसी भी वेक्टर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इटसेल्फ वही नंबर जो है वो आ जाएगा। इनके प्रूफ इन्होंने किए हैं, लेकिन ये आप लोगों के प्रूफ आप लोगों के कोर्स के अंदर नहीं है।
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज? अभी यही है मैम। अच्छा, अभी आई है मैम। अच्छा, आप उनके पास मैम बहुत आवाज कट रही है। माइट बी इंटरनेट प्रॉब्लम। अब दोबारा हेलो, बंद हो गई है मैम। अब आवाज आ रही है? मैं पहले बोल ही नहीं रही थी। आवाज आ रही है? जी जी यस मैम मैम आ आ रही रही है। है। ओके, अच्छा, नॉर्म आ जाता है। इसके अंदर आपके पास नॉर्म है, डॉट प्रोडक्ट है और साथ डिस्टेंस इन आर एन है। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि नॉर्म क्या होता है। नॉर्म ऑफ द वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? नॉर्म से रिप्रेजेंट करते हो। नॉर्म बेसिकली आप लोग लेंथ के लिए जो है ना वो यूज करते हो। नॉर्म को जब आप लोग ने रिप्रेजेंट करना होता है तो वी और साथ आप लोग ने साथ दो दो लाइंस ऐसे लगा देते हो। ये आप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप वेक्टर की क्या फाइंड कर रहे हो? लेंथ जो है वो फाइंड करना चाह रहे हो। आपके पास क्या होता है कि जैसे v है, आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आप लोग इसके लिखते हो। आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपके पास है ना राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास वो किस तरह से लेंथ फाइंड करते हो कि आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। आप ये देखो कि जब आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, ठीक, अभी देखो कि मैंने भी आप लोगों को पहले बताया था कि जब आपके पास कोई भी वेक्टर होता है उसका ओरिजिन इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन है तो आप एक वेक्टर लिखते हो P1 OP1 और वो क्या है? 2, 3 है। तो आप ये देखो कि कैसे इसको ड्रॉ करोगे कि आप 2 पॉइंट्स x की तरफ जाते हो, 3 पॉइंट्स y की तरफ जाते हो, ठीक। फिर आपके पास जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, आप इनको क्या कर देते हो? ज्वाइन करते हो। तो आपके पास ये क्या आ जाता है? OP1 आ जाता है। अब आप ये देखो कि अगर आप इस y को ट्रांसलेट करके इधर लेकर आओ, आगे यहाँ पर लेके आओ, तो अब आपके पास देखो कि जो ये बनेगी ये क्या बनती है? राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। आपके पास देखो x, ये इनके एंगल क्या बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो आपके पास ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये x है और ये अगर y कंपोनेंट है तो वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर, यानी यहाँ के पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपके पास जो क्या OP1 है उसको आप बेशक वेक्टर v कह लो। तो वेक्टर v का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मीन्स ये आप कैसे फाइंड क्या फाइंड कर लोगे? लेंथ, नॉर्म जिसे आप कह रहे हो कि आप इसकी वेक्टर की और आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अब ये देखो कि जो नॉर्म ऑफ द वेक्टर है वो क्या? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरीके से अगर आपके पास फ्री स्पेस आ जाएगा तो फ्री स्पेस के अंदर भी आपके पास क्या आ जाएगा? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर का
स्क्वायर रूट, और आप जब इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, और वो आपके पास क्या हो जाएगा, उस वेक्टर की क्या हो जाएगी, लेंथ भी कह सकते हो, और उसको आप उसकी नॉर्म भी कह सकते हो। नॉर्म का वर्ड भी यूज होता है और लेंथ का वर्ड भी इसके लिए आप यूज करते हो। ये एग्जांपल्स दो दी हुई है, 2 स्पेस के लिए भी दी हुई है, और एक जो है ना ये v, कि आपने क्या करना है, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल आपके पास जो आंसर जो आएगा वो अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे तो आपके पास पॉइंट्स के अंदर कोई भी जो वैल्यू आप यहाँ पे इसकी पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू वो आ जाएगी। अच्छा, नॉर्म ऑफ द वेक्टर की जो है ना 3 प्रॉपर्टीज हैं, मीनिंग 3 आप ये चीजें एक देख लो, याद रखनी पड़ती हैं। पहली चीज क्या है कि जो भी लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो जीरो भी हो सकती है और वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। तो नॉर्म ऑफ द वेक्टर कभी भी आप याद कर लो कि वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर रूट लोगे, जब आप वो देखो आप करते हो कि वी स्क्वायर, आपके पास देखो आपके पास जो नॉर्म का फार्मूला है वो क्या है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। आप देखो कि जब आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लेने से नेगेटिव साइन हमेशा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कभी भी आप जब उनको सम भी करोगे तो आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और जब आप उसका स्क्वायर रूट भी लोगे तो वो भी हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो जो नॉर्म है या लेंथ है वो कभी भी ना नेगेटिव हो सकती है और ना जो है ना वो जीरो हो सकती है। अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नल जीरो वेक्टर है, और वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है वो हो सकता है। अगर लेंथ जीरो आ जाती है इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर v है वो क्या है, एक जीरो वेक्टर है, यानी उसी सूरत में जीरो आएगा जब आपके पास नल वेक्टर वो जो सॉरी जो वेक्टर है अगर वो जीरो होगा तब उसकी लेंथ क्या आएगी, जीरो आएगी, अदरवाइज कभी भी लेंथ जीरो नहीं आ सकती। तीसरा क्या है कि अगर आप किसी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी जो लेंथ आएगी, नॉर्म या नॉर्म क्या आएगा उसका, के की आपका एब्सोल्यूट वैल्यू और साथ क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ, कोई भी जो भी उसकी लेंथ है वो उसके साथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी करवा देती हूँ इस प्रॉपर्टी का, कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या कह रहे हैं कि के वी होल का नॉर्म अगर लोगे तो वो किसके इक्वल होगा, के मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा, के एक एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी, और इसकी क्या आ जाएगी, वी की जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वेक्टर v है, ठीक, आप वो कहते हो वो किसके इक्वल है, 3,5 है, ठीक, और k आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 कर लो, k आपके पास क्या है, 4 के इक्वल है। अगर आप इसके लिए यूज करो के वी, आप इसका मतलब क्या है कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, के को v से मल्टीप्लाई करना है। अब के वी अगर आप लोग फाइंड करो के वी तो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 और 20 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब आप इसका नॉर्म फाइंड करो, के वी की नॉर्म फाइंड करो तो वो किसके इक्वल आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, और सब इस सबको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 सॉरी 4 544। इसको कोई कैलकुलेट करेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 23.32। तो पहले इसको ना मैं दूसरे से भी सॉल्व कर लेती हूँ, खैर। वैसे मैं अगर यहाँ ऐसी वैल्यूज ले लेती हूँ जिसका स्क्वायर रूट आराम से फाइंड तो वो फिर ज़्यादा इजी होता। 3 और 4, 3 और 4 से इसको मैं करती हूँ, वो उससे ज़्यादा आपको इससे भी हो जाता है लेकिन ना उससे ज़्यादा इजीली पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा अभी टाइम ना खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करती हूँ ना, फिर दोबारा ये ना लूंगी, एग्जाम्पल करवाती हूँ, वरना फिर दरम्यान में रह जाएगा ये।